नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले पर आज भी अदालत का फैसला नहीं आ सका और सर्वे के लिए नई तारीख का ऐलान मुमकिन है कि 4 जुम्मे के रोज हो। 10 मई को अदालत में हुई समाअत के दौरान दोनों फरीकैन ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और फिर अदालत ने इस मामले में 11 मई को भी समाअत किए जाने की बात कही। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अदालत आज ही सिलसिले में कोई फैसला सुना सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत का रुख 11 मई को क्या रहता है। वाज़ेह रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर घमासान मचा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम फरीक आमने सामने आ गए हैं। मस्जिद में सर्वे के लिए 2 दिन टीम पहुंची, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। हिंदू फरीक का कहना है कि मस्जिद के अंदर काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने सर्वे को ठीक से नहीं होने दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक ने कहा कि सर्वे के नाम पर मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अब मामला अदालत में है, जिस पर फैसले का इंतजार है। अदालत के हुक्म के बाद ही आगे सर्वे किया जा सकेगा। काबिल जिक्र है कि इस मामले में मुस्लिम फरीक ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने का भी मुतालबा किया। उनका कहना है कि मामले की गैर जानिबदाराना जांच के लिए एक सीनियर वकील को मुकर्रर किया जाना चाहिए और मौजूदा कोर्ट कमिश्नर को बदलना चाहिए। इस मामले पर भी अदालत ने अब तक कोई फैसला नहीं दिया। मुस्लिम फरीक इस ताल्लुक से फैसले का इंतजार कर रहा है। बताया जाता है कि कोर्ट कमिश्नर को लेकर कोर्ट कभी भी हुक्म जारी कर सकता है। ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने के लिए जो अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में गुज़िश्ता दिनों डाली गई थी, इस पर आज समाअत हुई। आज समाअत होनी थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। दरअसल वकीलों की हड़ताल की वजह से समाअत नहीं हो पाई और अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अर्जी पर जुमेरात को समाअत होगी। अर्जी में ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसकी जांच कराने का मुतालबा किया गया। अर्जी में यह भी दावा किया गया कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, जिसकी जांच से कई बातों से पर्दा हटेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में बीजेपी के मीडिया इंचार्ज की तरफ से ताजमहल के उन बंद पड़े कमरों को खुलवाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। वाज़ेह है कि अर्जी दाखिल किए जाने के बाद कुछ हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पीर के रोज एक हिंदुत्व लीडर संजय जाट ने ताजमहल पहुंचकर लड्डू तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग पर ही उन्हें रोक दिया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उनके पास से मिठाई बरामद हुई। पुलिस ने हिंदू लीडर और उनके साथ आए लोगों को बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि हिंदुत्व लीडर संजय जाट समेत दीगर लोगों ने मामला अदालत में पहुंचने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि अब अदालत के जरिए यह तय हो जाएगा कि ये ताजमहल है या तेजू महालिया। मंगल के रोज एक बार फिर कुतुब मीनार अहाते में हिंदुत्व ब्रिगेड की सरगर्मी देखने को मिली। हिंदुत्व तंजीमों के तकरीबन 2 दर्जन कारकुनों ने कुतुब मीनार के करीब न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया, बल्कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुत्व तंजीम महाकाल मानव सेवा ने कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ नाम देने का मुतालबा किया। इस तंजीम के कारकुन ने कहा कि मुगलों ने हमसे इसे छीना था। अब हमारा ये मुतालबा है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर जल्द से जल्द विष्णु स्तंभ किया जाए। हम इस ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पिटीशन भी सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार का नाम बदलने को लेकर मंगल की सुबह से हिंदुत्व ब्रिगेड का मुजाहरा जारी रहा। मुजाहिरीन में कई हिंदू तंजीमों के कारकुन शामिल हुए। मुजाहिरीन ने इस दौरान खूब नारेबाजी भी की और जय श्री राम के नारे भी बुलंद किए। मुजाहिरीन का कहना था कि ये सनातन मजहब की जगह है और सनातन मजहब की ही रहेगी। पहले इसका नाम विष्णु स्तंभ था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम बदलकर कुतुब मीनार कर दिया। अब हम इसका नाम फिर से बदलकर विष्णु स्तंभ करने का मुतालबा कर रहे हैं। हिंदुत्व ब्रिगेड के मुजाहरे को देखते हुए कुतुब मीनार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुतुब मीनार देखने पहुंचे कई सयाहों को बाहर ही रोका जा रहा है ताकि सयाहों के साथ शरपसंदों की भीड़ कुतुब मीनार के अहाते में ना घुस जाए। पुलिस के जरिए पेट्रोलिंग भी लगातार जारी है।
साबिक वज़ीर आला और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कहा कि ये लोग मुगलों के वक्त में बनी हुई चीजें जैसे ताजमहल, मस्जिदें, किलों को बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर दम है तो ताजमहल, लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कि कितने लोग इस मुल्क को देखने के लिए आते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जहां बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, जो हमारा मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में, तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहां से वापस ले आते, ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुए हैं, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे, फिर तो देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे। बड़े अफसोस की आरजेडी के सरबराह तेजस्वी यादव ने कहा कि हुकूमत बिहार असल मसाइल से तवज्जो हटा रही है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, नकले मकानी, मरदमशुमारी, रियासत को खुसूसी दर्जा, इन सब पर बातचीत नहीं की जा रही है। जिस पर बात हो रही है वो है हिंदू मुस्लिम, लाउड स्पीकर, बुलडोजर। सांप्रदायिक शक्तियां भाईचारे को जो तोड़ना चाहती है, अमन चैन शांति नहीं बल्कि बंटवारा और तनाव का वातावरण लगातार जो है बनाई जा रही है। जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटका करके जो जहर फैलाने की जो बातें हैं वो किया जाता है। जो असल मुद्दे हैं बिहार में, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, गरीबी है। आप देखिएगा, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, जातीय जनगणना है, इस पर कोई भी मौजूदा सत्ता में बैठे लोग चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, चर्चा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद की, चर्चा कर रहे हैं लाउडस्पीकर की, चर्चा कर रहे हैं बुलडोजर की। लेकिन जो वाकई में जिससे लोग तकलीफ में है, तनाव में है, उस पर कोई बात नहीं कर। सांप्रदायिक शक्तियां भाईचारे को जो तोड़ना चाहती है, अमन। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपने पुराने हिंदुस्तान के सफर के बारे में एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद मुस्तकबिल करीब में एलन के हिंदुस्तान आने की कयास आ रही है, जोर पकड़ लिया। मस्क ने हिस्ट्री डिफाइंड नामी ट्विटर हैंडल पर जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फन तामीर के लिए अपने शौक का इजहार किया। मस्क के ट्वीट के जवाब में उनकी मां ने आगरा में ताजमहल की सैर का जिक्र करते हुए अपनी सास की तस्वीर पोस्ट की। उनकी वाला ने पोस्ट में लिखा कि 1954 में आपके दादा दादी जनूबी अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए ताजमहल देखने गए थे। वाहिद इंजन वाला जीपीएस प्रोपेलर हवाई जहाज, रेडियो या किसी और चीज के बगैर ये सफर करने वाला वाहिद लोग थे। उनका नारा था कि खतरनाक तरीके से जियो लेकिन एहतियात के साथ।
हिस्ट्री डिफाइंड नामी सारिफ ने ट्विटर पर आगरा के लाल किले के सुकून की तस्वीर शेयर की और लिखा कि आगरा में लाल किले का शानदार अगवाड़ा। इसके बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया कि यह हैरत अंगेज है। मैंने 2007 में दौरा किया था और ताजमहल भी देखा था, जो कि वाकई दुनिया का अजूबा है। एलन मस्क को हिंदुस्तानी फन तामीर का जुनून और तारीख में गहरी दिलचस्पी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क से बगावत के कानून पर सख्ती दिखाते हुए मरकजी हुकूमत से पूछा कि क्या इस एक्ट में अब केसेस दर्ज होंगे या नहीं। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 11 मई तक वक्त दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि मुल्क में अभी तक जितने आईपीसी की सेक्शन 124A के तहत केसेस हैं, उनका क्या होगा। क्या रियासती हुकूमतों को अहकाम नहीं दिए गए हैं कि जब तक इस कानून को लेकर फिर से गौर करने का अमल पूरा नहीं होता, तब तक 124A के तहत मामलों को मुलतवी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मरकज से पूछा कि रिकंसिडरेशन में कितना वक्त लगेगा। इस पर मरकज की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस सवाल का ठीक से जवाब देने के वो हालत में नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि रिकंसिडरेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके साथ ही कहा कि मुल्क की सालमियत को ध्यान में रखते हुए मरकज ने मुल्क से गद्दारी के कानून पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है। हालांकि इससे जो सजा का प्रोविजन है वो नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि मुल्क के खिलाफ काम करने वाले को सजा ना दी जाए। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने मुल्क से गद्दारी के कानून के हटाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की जानिब से 1890 में शुरू किए गए सेडिशन एक्ट के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं। ये कानून बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों की जानिब से लाया गया था। इस काले कानून के तहत हुकूमत किसी के भी खिलाफ इल्जाम लगा सकती है और उन्हें जेल भेज सकती है। मुल्क के शहरियों को अपने सवालों के लिए हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने का इख्तियार है, इसीलिए इस कानून का अब इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ऐसा है कि लेबर को मिळेगा याची कर्जा वस्ती झालेली आहे. आणि त्या आयोगानं मला एक समज काढली आणि त्या समज करण्यासाठी की जे काही इन्सिडेंट झाले वगैरे त्याच्यापेक्षा पुन्हा असं घडावं गरज नाही आणि त्यासाठी काही कायद्यांच्यामध्ये दुरुस्त्या कराव्यात. या बाबतीत तुमचा मला सल्ला हवा आणि त्यावेळेला हा प्रश्न मला विचारला. त्यांनी सांगितलं की 104, 124 हे जे कलम आहे त्या कलमामध्ये राजद्रोह म्हणून कुणाच्या खटला भरण्याची तरतूद आहे. हे कलम नागरिकांनी हे कलम 1890 साली इंग्रजांनी इंट्रोड्यूस केलं. आता ते इंग्रज गेले, त्या काळामध्ये इंग्रज राज्याच्या विरुद्ध कोणी उठाव केला तर त्याच्यासाठी राज्य घेतो. आता आपण स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत आणि त्यामुळे लोकशाहीमध्ये सरकारच्या विरुद्ध एखाद्या प्रश्नावर आवाज उठवायचा जनतेचा अधिकार आहे आणि मग तो राजद्रोह हे ऍक्सेप्ट मान्य करू नये असं स्टेटमेंटनी त्या दिवशी केलं. सुदैवाने सुप्रीम कोर्टामध्ये 30 केसेस चालू आहे आणि त्या केसमध्ये अनेक वकिलांनी भाग घेतला आणि त्याच्यामध्ये काल केंद्र सरकारने आम्ही याचा फेरविचार करायला तयार आहोत. श्री राम सेना के कई कारकुनों को मंगल के रोज कर्नाटका के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में मस्जिदों से अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ हनुमान चालीसा का जाप करने की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान श्री राम सेना के 10 से ज्यादा कारकुनान जो मुख्तलिफ मकामात पर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अशोकनगर थाने की पुलिस ने श्री राम सेना के कारकुनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सुबह 5 बजे शांति नगर असेंबली हल्के के विवेक नगर के नजदीक हनुमान मंदिर में माइक के जरिए हनुमान चालीसा का जाप करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने श्री राम सेना के कारकुनों को रोकने की कोशिश की तो दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। वाज़ेह है कि श्री राम सेना के बानी प्रमोद मुतालिक ने रियासती हुकूमत को कर्नाटका में अजान देने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 9 मई की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। इसके बाद उन्हें अपनी तहरीक तेज करने की वार्निंग भी दी गई थी।
साल के पहले समुद्री तूफान असानी ने मंगल के रोज आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाओं की वजह से मंगल के रोज आंध्रा के कई शहरों में बारिश ने दस्तक दे दी है। विशाखापट्टनम में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं रियासत के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अनकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, नेल्लूर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। खराब मौसम की वजह से मंगल को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से उड़ान भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट ने भी 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इनमें हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। महकमे मौसमियात ने कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर ओडिशा के मलकनगिरी, गजपति, गंजम और पूरी जिलों में भारी बारिश होने का अंदेशा है। मछुआरों को 13 मई तक समुद्र से दूर रहने की वार्निंग दी गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में बंगाल और उड़ीसा के साहिली इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। तेज गर्मी झेलते लोगों के लिए राहत भरी खबर है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 13 मई के बाद राजस्थान को छोड़कर मुल्क में कहीं भी लू चलने के आसार नहीं है। हालांकि 11 से 13 मई तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आधे मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन 14 मई से टेम्परेचर में लगातार गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर में गिरावट की ये हालत 24 मई तक जारी रहेगी। हालांकि उसके बाद कुछ दिनों तक टेम्परेचर में हल्का इजाफा हो सकता है, लेकिन केरल में मानसून के दस्तक देते ही पूरे मिडिल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में प्री मानसून एक्टिविटी और बारिश शुरू हो जाएगी। एक और अच्छी खबर यह है कि इस बार अंडमान में मानसून केरल से 12 से 13 दिन पहले पहुंचेगा। ये आमतौर पर 9 से 10 दिन पहले पहुंचता है। केरल में मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून है। इस हिसाब से अंडमान में मानसून 18 मई तक पहुंच जाएगा। इसे भी गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को 1857 की बगावत में शामिल बहादुरों को उनकी जबरदस्त हौसला और हिम्मत के लिए खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि इस दिन 1857 में जब तारीखी पहली जंग आज़ादी ने हमारे साथी शहरियों में मुगलवती का जज्बा रोशन किया और 9 आबादियाती हुक्मरानों को उखाड़ फेंकने में ताउन किया। मैं उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो 1857 की बगावत का हिस्सा थे, जिन्होंने नाकाबिले यकीन जुर्रत का मुजाहरा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज कहा कि शुमाल मशरकी रियासतों में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से नागालैंड, आसाम और मणिपुर रियासतों में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को खत्म किया जा सकता है। आसाम पुलिस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि AFSPA हमेशा से आम लोगों के लिए तशवीश का एक बड़ा मौजू रहा। एनडीए हुकूमत के पिछले 7 वर्षों में सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है, जिसके नतीजे में नागालैंड, मणिपुर और आसाम के 23 अजला से अफसा को हटा दिया गया। को भी हटाया जा रहा है। कभी यहाँ आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, आज आसाम के युवा को विकास और उज्जवल भविष्य का स्पेशल पावर देने का काम आसाम सरकार कर रही है। वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। सीमावर्ती जिलों में आसाम पुलिस जो CAPF हो इसके साथ खड़ी रहकर एक अभेद दीवार खड़ी करी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 साल के अंदर आसाम की सीमाओं से घुसपैठ और 1 साल के अंदर गौ तस्करी को लगभग 0 के बराबर लाने में आसाम पुलिस और आसाम सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और
कई ऐसे काम जो हुए हैं जो दशकों से लंबित समस्याएं थी। कार्मिक समूह के साथ अभी 4 सितंबर 21 को मेरी उपस्थिति में समझौता हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, तब समझौते की बहुत सारी शर्तों का पालन भी हो गया है और बोडो समूह के केडर का पुनर्वास करना, बोडो समूह के साथ समझौता करना और लगभग 427 पूर्व कैडरों के खिलाफ 274 मामले वापस लेकर आज उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। अब सपा हमेशा के लिए आम जनता का विरोध का कारण रहता था। नागालैंड, असम, मणिपुर सशस्त्र विशेष बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में हाल में ही कम करने का काम किया है। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अब सपा लागू था। लगातार कर्नाटका के डीजीपी रविंद्रनाथ ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। प्रवीण का कहना है कि उनका हरासमेंट हो रहा था। इस बात के सामने आते ही कर्नाटक की सियासत में हड़कंप मच गया। रविंद्रनाथ ने कहा कि नकली SC/ST सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ उनकी जांच को लेकर कर्नाटक हुकूमत उस जांच को रोकने का दबाव बना रही थी। रविंद्रनाथ को ने एक दिन पहले कहा था कि वो मंगल की सुबह चीफ सेक्रेटरी P. रवि कुमार से मुलाकात के बाद इस्तीफा देंगे। 1989 बैच के इस ओहदेदार को इस्तीफा देने और बाद में उसे वापस लेने के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी उन्होंने 2008, 2014 और 2020 में भी अपना इस्तीफा दे दिया था। गुजरात में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इससे कबल कांग्रेस ने गुजरात में सियासी मैदान को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। गुजरात में इंतखाबी मुहिम को तेज करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगल को गुजरात के दाहोद पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने आदिवासी सत्याग्रह रैली से खिताब किया। इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी, GST, कोरोना और मनरेगा को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जनता को, युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सच्चाई जानते हो, समझते हो, पहचानते हो। अब उस सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना डरे लड़ना पड़ेगा। और पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में यहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी MLA होंगे और जो आदिवासी चाहेगा वो गुजरात की सरकार करेगी। आदिवासी की धन, आदिवासी जल, जंगल और जमीन की रक्षा वो सरकार करके दिखाई। जनता को, युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप सच्चाई जानते हो, समझते हो, पहचानते हो। अब उस सच्चाई के लिए लड़ना पड़ेगा। पंजाब के मोहाली में पीर की शाम देर गए पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट के हेडक्वार्टर्स की इमारत पर रॉकेट हमला हुआ, जिसने हलचल पैदा कर दी। वाकये के बाद वजीर आला भगवंत मान ने DGP से सूरत हाल पर मालूमात हासिल की, जबकि पंजाब पुलिस ने गर्दोनवाह में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मोहाली के SP रविंद्रपाल सिंह ने रॉकेट हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाकये की तहकीकात की जा रही है। इस सवाल पर कि क्या इसे दहशतगर्द हमला करार दिया जा सकता है, उनका कहना है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू पर आज इल्जामात तय होने थे, लेकिन सुनवाई 24 मई तक के लिए टाल दी गई है। आशीष के वकील ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन देते हुए दलील दी कि मरकजी वजीर के बेटे रियासत के नायब वजीर आला केशव मौर्य को रिसीव करने जा रहे थे। ये महज एक हादसा था, इसे सोची समझी साजिश करार नहीं दिया जा सकता। इस पर किसानों की तरफ से वकील मोहम्मद अमान ने एतराज दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने अगली डेट 24 मई की तय की है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2288 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
ये तादाद गुज़िश्ता रोज से 28.6% कम है। इस दौरान एक्टिव केसेस में 20,000 से कमी आई है। फिलहाल एक्टिव केसेस की तादाद 19,637 हो गई है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद की जान चली गई। श्रीलंका में मंगल को हजारों मुजाहिरीन ने साबिक वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्से की सरकारी रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद मुसल्लह फौजियों को राजपक्से और उनके खानदान को महफूज रखने के लिए फौरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मुजाहिरीन के टेम्पल ट्री रिहाइशगाह में दाखिल होने के बाद जहां साबिक वज़ीर आज़म अपने अहले खाना के साथ छुपे हुए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवा में फायरिंग की। साबिक वज़ीर आज़म की रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर कम से कम 10 पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि फौज ने उन्हें और उनके खानदान को बाहिफाजत निकाल लिया। राजपक्से और उनके खानदान को फिलहाल एक खुफिया मुकाम पर ले जाया जा चुका है। ख्याल है कि एक रोज कबल पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक रुकने पार्लियामेंट समेत 5 अफराद हलाक हो गए और 200 के करीब जख्मी हो गए। मुल्क में कर्फ्यू और इमरजेंसी नाफिज होने के बाद भी राजपक्से के आला अफसरान के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। यूक्रेन जंग की वजह से पोलैंड में रूस के एम्बेसडर सर्गेई एंड्रीव को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सर्गेई बीते रोज वारसा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए फौजियों को खिराज अकीदत देने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर लाल पेंट फेंक दिया। हालांकि रूसी एम्बेसडर ने काफी बेहतर बर्ताव किया, वो नाराज नहीं हुए और मुजाहिरीन को कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच रूसी कब्जे वाले इजियम शहर की एक इमारत के मलबे में 44 लाशें मिली हैं। खार्किव के गवर्नर ओले ने बताया कि इस इमारत पर मार्च की शुरुआत में रूस ने बमबारी की थी। अमेरिका के सबसे बड़े पुलित्जर अवार्ड 2022 के विनर्स का ऐलान पीर की देर शाम कर दिया गया। इसमें फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का भी नाम शामिल है। इस बार सिद्दीकी और उनके साथियों अदनान आबादी, सरा इरशाद, मट्टू और अमित देव को इंडिया में कोरोना की वजह से हुई अमवात की तस्वीरें खींचने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सिद्दीकी ने पिछले साल अफगानिस्तान में अपनी जान गंवाई थी। पिछले साल 16 जुलाई को अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ के दौरान इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हुई थी। संतूर नवाज पंडित शिव कुमार शर्मा का मंगल को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 84 बरस की थी। पंडित शर्मा पिछले 6 माह से गुर्दे से मुताल्लिक मसले में मुब्तला थे और डायलिसिस पर थे। डायलिसिस पर होने के बावजूद वो मुतहरिक थे। पंडित शर्मा ने 1956 में शांताराम की फिल्म झनक झनक पायल बाजे के एक मंजर के लिए पसमंजर यानी बैकग्राउंड म्यूजिक दी थी और 1960 में अपना पहला सोलो एल्बम रिलीज किया था। बाद में उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर कई हिंदी फिल्मों जैसे सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर, परंपरा के लिए मौसीकी तैयार की थी। इनके इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन ने खिराज अकीदत पेश किया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। आप देखते रहिए INN चैनल।